गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट कंपनी कमर्शियल लॉ। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उसमें जो चैप्टर 7 में जो एक टॉपिक दिया गया है वह है प्रतिफल। प्रतिफल यानी कंसिडरेशन, किसी चीज़ के बदले में कुछ चीज़ होना, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। हर वैध अनुबंध में एक चीज़ का होना आवश्यक है, वह है उसका प्रतिफल। बिना प्रतिफल के कोई भी अनुबंध वैध नहीं होता। और इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रतिफल कम होता है तो सामान्य मस्तिष्क यह विचार करने लगता है कि अनुबंध स्वतंत्र सहमति से हुआ है अथवा नहीं। अगर हम प्रतिफल की परिभाषा, अर्थ या परिभाषा देखें तो ये कहा जाता है, जब दो पक्षकारों में अनुबंध होता है तो कुछ वचनों या कार्यों का आदान प्रदान होता है। ये वचन या कार्य जो है वे प्रत्येक पक्षकार के लिए निश्चित होते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रत्येक पक्षकार का कुछ के बदले कुछ, यानी समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग जो है, ये इसका मोटो होता है। प्रत्येक पक्षकार अनुबंध में कुछ देकर उसके बदले में कुछ प्राप्त करता है, वही उसका प्रतिफल होता है। कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा की है। ब्लैकस्टोन के अनुसार प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति है या पुरस्कार है जो अनुबंध करने वाले पक्षकार एक दूसरे को दिया करते हैं, या प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार जो अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। एक और परिभाषा ये कहती है कि प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले में दूसरे का वचन खरीदा जाता है। यानी एक दूसरे के द्वारा जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई भी वचनबद्धता की जाती है, तो वह तभी सक्सेसफुल होती है जब एक को भी, दोनों पक्षकारों को कुछ ना कुछ उससे प्राप्त होता है। प्रतिफल वो वचन या कार्य है जो अनुबंध के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को आदान प्रदान करते हैं, और प्रतिफल वो मूल्य होता है जो अनुबंध के तहत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उस कार्य के बदले में चुकाता है। इसी की एक अधिनियम परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 में प्रतिफल की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहता अथवा किसी अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह कार्य करता है तो अथवा उसके कार्य के द्वारा उसका कार्य संपन्न किया जाता है, तो कुछ कार्य करने या करने से करने का जो वचन देता है, ऐसे कार्य या कार्य से विरुद्ध अथवा उसका वचन, उस वचन द्वारा दिए गए वचन का प्रतिफल होता है। अर्थात when at the desire of a promisee or any other व्यक्ति has done or contained some doing or does an absently from doing, then it is supposed to be consideration. इस धारा के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिफल कोई कार्य करने अथवा उससे विरत करने, यानी उसका प्रॉमिस करने अथवा कार्य करने या विरत रहने का वचन होता है। कार्य करने या ना करने का भी वचन होता है, और ये वचनदाता की इच्छा पर होता है। वचन ग्रहीता और उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है इसकी विरुति, मतलब वचन भूतकाल में हो चुकी होती है अगर, तो वर्तमान में उसे या भविष्य में उसे पूरा होना आवश्यक होता है। वचनदाता के वचन का प्रतिफल होता है। वचनदाता के वचन के बदले में वचन ग्रहीता या वचनदाता की इच्छा अनुरूप जो है वह कार्य अथवा कार्य नहीं होता है तो वो प्रतिफल उससे प्राप्त नहीं होता है। अब देखें प्रतिफल के क्या प्रारूप हो सकते हैं।
प्रतिफल के प्रारूपों के अनुसार अगर बात करते हैं हम, तो न्यायमूर्ति पीटरसन के अनुसार प्रतिफल वादी के लिए कुछ हित या लाभ या प्रतिफल के कुछ क्षति या कष्ट के रूप में हो सकता है। यानी प्रतिफल किसी एक पक्षकार का लाभ, अधिकार, हित या सुविधा और दूसरे प्रकार के हानि, क्षति, वहन किया गया उत्तरदायित्व, किसी कार्य की वृद्धि, क्षमा या समझौता के रूप में हो सकता है। प्रतिफल के आवश्यक लक्षण अथवा तत्व क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण होता है प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होता है। यानी प्रतिफल जो है वह उसी रूप में किया जा सकता है जो कार्य अथवा उसको कार्य करने का जो वादा कर रहा है वह उसकी इच्छा या प्रार्थना पर होना चाहिए। यानी वचन ग्रहता अपनी स्वेच्छा से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से कोई कार्य करता है तो उसे वचनदाता का प्रतिफल नहीं माना जा सकता। उसे वही प्रतिफल माना जा सकता है जो कि उसने अपनी स्वेच्छा से दिया हो। फिर आता है प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल की वैधता के लिए यह आवश्यक नहीं माना जाता कि वचन ग्रहता द्वारा किए गए कार्य अथवा कार्य के विरति से वचनदाता को स्वयं को ही लाभ हो। यानी कार्य के लिए दिए गए वचन के बदले में उसको स्वयं को ही लाभ हो। यदि वचनदाता को स्वयं को लाभ ना हो किंतु उसकी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को भी, अन्य पक्षकार को भी उसका लाभ हो सकता है, तो वह भी वैध प्रतिफल ही कहलाएगा। ये जो है दूसरे के नाम पर किया गया वचन माना जाता है। फिर आता है प्रतिफल वचन ग्रहता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि प्रतिफल जो है, जो वचन ले रहा है कि ये कार्य पूरा होगा और उसके बदले में उसको ये प्राप्त होगा, उसके द्वारा भी लिया जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है जो उसकी तरफ से वचन देता हो कि मैं ये कार्य अगर पूरा होता है तो ये नहीं देगा तो मैं उसको पूरा करूँगा, उस प्रतिफल को मैं करूँगा। तो वह प्रतिफल भी वचनदाता की इच्छा अनुसार है तो उसे प्रतिफल वैध प्रतिफल माना जाएगा। इसे रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत भी पुकारा जाता है। इस संबंध में अंग्रेजी अधिनियम में दी गई व्यवस्था कुछ भिन्न है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रतिफल वचन ग्रहता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, किंतु ऐसा इंडिया में नहीं है। किसी दूसरे द्वारा भी उसको पूरा किया जा सकता है, पर पूरा करने की स्वेच्छा रखना उसका अधिकार है। अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ये कहा जाता है कि तीसरा पक्षकार अगर इसमें सम्मिलित है जिसके लिए अनुबंध किया गया है, जिसके लिए प्रतिफल रखा गया है, वह कोई अजनबी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अजनबी व्यक्ति उसको पूरा कराने के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। फिर प्रतिफल कुछ कार्य करने या ना करने अथवा उसके वचन हो सकते हैं। यानी प्रतिफल सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब वचन ग्रहीता वचनदाता की इच्छा के अनुसार कोई कार्य करता है तो वह सकारात्मक होता है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करता है किंतु कार्य को करने के लिए बाध्य होता है तो वह नकारात्मक होता है। जैसे कुछ परिस्थितियों में कार्य वैध प्रतिफल हो सकते हैं, उतना ही नहीं कुछ कार्य भी प्रतिफल माने जाते हैं। जैसे वाद ना करने का समझौता। वाद ना करने के समझौते से तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी के वचन के बदले अधिकार ये कहता है कि मैं ये वचन देता हूँ कि यह कार्य मैं नहीं करूँगा, तो वह भी प्रतिफल माना जाता है। ऋणदाताओं से समझौता करना। जब कोई ऋणी अपनी आर्थिक तंगी में किसी से ऋण
या ऋणदाता या साहूकार से कम धन लेकर पूर्ण भुगतान समझ लेने का आग्रह करता है तो वह स्वीकार करता है कि वह वचन की वैधता का प्रतिफल होता है। विचाराधीन विवाद का समझौता। किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई विवाद है तो पक्षकारों द्वारा अगर समझौता किया जाता है तो उसे वैध प्रतिफल ही कहा जाता है। प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भावी हो सकता है। प्रतिफल के लिए कहा जा सकता है कि वह भूत, वर्तमान या भावी किसी भी प्रकार का हो सकता है और तीनों ही प्रकार में प्रतिफल वैध माना जाएगा। जबकि अंग्रेजी राज नियम में भूतकालीन प्रतिफल को वैध नहीं माना जाता है। भूतकालीन प्रतिफल से तात्पर्य है जब किसी वचन के पूर्व ही किसी पक्षकार द्वारा प्रतिफल दे दिया गया हो। कोई वचन पूरा होने से पहले ही दे दिया गया हो तो वह भूतकाल प्रतिफल माना जाता है और उसके बदले वचन बाद में प्राप्त होता है तो भी ये कहा जाए भूतकाल में भी स्वेच्छा से की गई सेवाएं भूतकालीन प्रतिफल नहीं होंगी, तो उसे हम कहेंगे भूतकालीन प्रतिफल। फॉर एग्जाम्पल, अंता बंता का खोया हुआ स्कूटर ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। बंता उसे ढूंढ देता है और अंता को सौंप देता है। अंता उसे 500 रुपये इनाम में देने का वचन देता है। बंता का कार्य भूतकालीन प्रतिफल है। वर्तमान या निष्पादित प्रतिफल। जब प्रतिफल तथा वचन साथ साथ दिया गया हो तो वह वर्तमान व निष्पादित प्रतिफल माना जाता है, जिसमें वचन के लिए प्रतिफल दिया जा रहा है और वह वचन का निष्पादन उसी समय कर दिया गया हो। तो भावी या निष्पादीय प्रतिफल। अनुबंध हो जाने के बाद दिए जाने वाले प्रतिफल भावी व निष्पादीय प्रतिफल माने जाते हैं। कुछ प्रतिफल अब ये कहा जाता है कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए किंतु पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक अनुबंध के लिए कहा जाता है यदि प्रतिफल बहुत कम है या अपर्याप्त है तो पक्षकार को ये बहाना बनाने का अच्छा अवसर मिल जाता है कि सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई थी और इसलिए वह अनुबंध जो है वह सही नहीं है या वैध नहीं है। अनुबंध उसकी स्वतंत्र सहमति से नहीं हुआ है तो न्यायालय का कम प्रतिफल जो है वो साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। प्रतिफल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। ये कहा गया है कि प्रतिफल का राजनियम की दृष्टि में कुछ मूल्य होना चाहिए। अगर वह मूल्य उसमें नहीं है तो वह प्रतिफल नहीं माना जाएगा। फिर आता है प्रतिफल वचनदाता के विद्यमान दायित्व से कुछ अधिक होता है। विद्यमान दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रतिफल जो है वह दिया जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि जो भी प्रतिफल दिया जाए विद्यमान दायित्व से तो कुछ न वह वर्तमान परिस्थिति में उससे अधिक होता है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं या उसके लिए कार्य के लिए हमने वचन दिया है। ये थे कि प्रतिफल के क्या लक्षण होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से देखते हैं। धन्यवाद।